हाय हेलो एवरीवन। सो एफएमसीजी सेक्टर के अंदर स्मॉल कैप कंसिस्टेंट प्लेयर बेक्टर फूड्स, इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। कंपनी के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं, फ्राइडे को उन्होंने रिजल्ट रिलीज किया। सो देखेंगे ओवरऑल नंबर्स कैसे रहे कंपनी के एंड आगे का क्या आउटलुक हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बेक्टर फूड का अगर हम बिजनेस मॉडल देखें तो बहुत सिंपल बिजनेस मॉडल है कंपनी का। दो सेगमेंट्स हैं इनके मेनली, एक इनका बिस्किट का सेगमेंट है और एक बेकरी का सेगमेंट है। बिस्किट्स वाले में इनका क्रीमिका का ब्रांड है और बेकरी वाले सेगमेंट में इनका इंग्लिश ओवन का ब्रांड है। नॉर्दर्न रीजन से ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, पंजाब से स्टार्ट हुई थी। एंड अगर आप दिल्ली एनसीआर, जम्मू, हिमाचल इन सारे स्टेट्स से हो तो डेफिनेटली आपने इस कंपनी का ब्रांड का जरूर सुना होगा। पिछले कुछ सालों में काफी पॉपुलर ब्रांड बन के निकला है ये। जम्मू में, दिल्ली एनसीआर में, पंजाब में, हिमाचल में, इन इस पार्ट में काफी अच्छा मार्केट शेयर गेन किया है इस कंपनी ने। क्रीमिका का जो उनका बिस्किट का ब्रांड है उनमें इस कंपनी ने अपने अपने रेंजेस को काफी ज्यादा बढ़ाया है पहले पिछले कुछ सालों में। बिस्किट सेगमेंट में अगर आप टॉप टू प्लेयर्स को देखोगे, ब्रिटानिया एंड पार्ले जी, इनके जिन जिन सेगमेंट्स में इनकी प्रेजेंट है, जैसे कुकीज हैं, डाइजेस्टिव बिस्किट्स हैं, देन इनका क्रीम बिस्किट्स की बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। तो बेक्टर ने भी अपनी अपने जो रेंज है उसको बढ़ाया है इन सारे सेगमेंट्स के अंदर पिछले कुछ सालों में। देन इनका जो बेकरी का बिजनेस है, इंग्लिश ओवन वाला जो बिजनेस है, वो दिल्ली एनसीआर के अंदर स्पेशली बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इनका इंग्लिश ओवन का ब्रांड, उसके जो ब्रेड्स वगैरह जो प्रोडक्ट्स आते हैं। और बेकरी में इनके दो सेगमेंट है, एक तो B2C है जिसमें ये ब्रेड्स हो या आपके बंस वगैरह हो, ये सब रिटेल करती है। दूसरा इनका QSR का सेगमेंट है, मतलब B2B वाला सेगमेंट है, जिसमें इंडिया में आप जितने भी पॉपुलर QSR चेन्स देखते हो, मैकडी का चेन हो या फिर आपका बर्गर किंग हो, KFC हो, आपका फासूस हो, इन सारे ब्रांड्स को जो इनका जो सेमी कुक्ड आइटम जो होते हैं वो सारा प्रोडक्ट बेक्टर सप्लाई करता है। ये एक बहुत बड़ा मार्केट है बेक्टर के लिए। बेक्टर इसमें मार्केट लीडर है। स्पेसिफिकली जो इनका पिज्जा का जो बेस होता है या बर्गर का जो बेस होता है, इन दोनों सेगमेंट्स में तो अच्छा खासा मार्केट शेयर है बेक्टर के पास में। तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। अब QSR स्पेस अगर आप देखो तो इंडिविजुअल प्लेयर्स जरूर स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे आप डोमिनोज का जो मास्टर फ्रेंचाइजी इंडिया में जिसके पास जुबिलेंट फूडवर्क, उसके नंबर्स अगर आप देखोगे तो वो बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है। देन KFC का जिसके पास फ्रेंचाइजी है देवयानी इंटरनेशनल, उनके भी नंबर्स देखोगे तो वो कंपनी भी लगातार स्ट्रगल कर रही है। सो इंडिविजुअल प्लेयर तो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सेक्टर देखोगे, पूरी इंडस्ट्री देखोगे, तो उसके ग्रोथ प्रोजेक्शन काफी अच्छे हैं आने वाले कुछ सालों के लिए। 20 से 25% का ग्रोथ एस्टिमेट है इस पूरे सेक्टर के लिए, QSR सेक्टर के लिए। बिकॉज हम सिंपली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, अगर आप कोविड के बाद देखो स्पेसिफिकली, तो पिछले 3-4 सालों में हम इंडिया में लोगों की खाने पीने की आदत बहुत ज्यादा चेंज हुई है। लोग ये जो लोकल स्ट्रीट फूड्स होते हैं इनको बहुत ज्यादा अवॉइड कर रहे हैं। एंड इवन जो स्टूडेंट्स भी हैं वो भी प्रेफर कर रहे हैं कि जैसे QSR जैसा कोई स्पेस हो, छोटा सा आउटलेट हो, वहां पे जाके वो अपना गेट टुगेदर करें, फ्रेंड्स का बर्थडे वगैरह भी सेलिब्रेट होता है। तो ये सारी चीजें आज के टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है। वीकेंड्स पे आप देखते हो कि ये जो रिटेल आउटलेट्स होते हैं, QSR के जो आउटलेट्स होते हैं, इन पे बहुत ज्यादा रश होता है। तो वो क्यों हो रहा है? बिकॉज वो कंजम्पशन की जो डिमांड है, जो ट्रेंड है, वो शिफ्ट हो रहा है पिछले 3-4 सालों में। एंड इसीलिए इस पूरे सेक्टर का ग्रोथ एस्टिमेट बहुत स्ट्रांग लगाया जा रहा है अगले कुछ सालों के लिए। इनफैक्ट ये तो बहुत बड़े प्लेयर हो गए, मैकडी, KFC वगैरह तो बहुत बड़े प्लेयर हो गए। अगर आप अपने लोकल एरियाज में भी देखोगे तो पिछले कुछ सालों में जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं उन्होंने भी काफी ज्यादा कंपटीशन इंक्रीज किया है इस QSR स्पेस के अंदर। कोई बर्गर को लेके के आया है, कोई पिज्जा के प्रोडक्ट लेकर के आया है, बट इस QSR इंडस्ट्री के अंदर हर एक प्लेयर ने एंटर किया है पिछले 3-4 सालों में। एंड डेफिनेटली बेक्टर तो उनका सप्लायर है, तो बेक्टर के लिए तो वो एक चीज बहुत ही बेनिफिशियल चीज है अगर इस तरीके का कंपटीशन बढ़ता है इस इंडस्ट्री के अंदर। सो ये इनका मॉडल है। देन इसके साथ में कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है बिस्किट्स वगैरह का। और एक इनका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का भी काम है, जिसमें ये मॉन्डलेज जो कंपनी है जिसका ओरियो का बिस्किट होता है, वो ये मैन्युफैक्चर करती है उनके लिए। बट मेजर जो इनका रेवेन्यू आता है वो बिस्किट से आता है, 60-63%, और उसके बाद बेकरी से 35-34%, एंड 3-4% इनका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से आता है। तो ये पूरा बिजनेस मॉडल है बेक्टर का। अब इनका अगर हम पास्ट देखें, पिछले कई क्वार्टर से इस कंपनी को हम ट्रैक कर रहे हैं, तो हमने बार बार डिस्कस किया है कि बेक्टर एक सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर है। पूरा FMCG स्पेस अगर आप देखोगे तो पिछले 4-5 साल से हर एक कंपनी स्ट्रगल कर रही है ग्रोथ के लिए, चाहे वो बड़ी कंपनी हो या मिड साइज कंपनी हो या छोटी कंपनी हो। बेक्टर आपको एक ऐसा प्लेयर दिखेगा जो कंसिस्टेंटली अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर कर रहा है। क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर काफी अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ इसने डिलीवर किया है एंड अपने डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपैंड किया है।
जैसे इनका 2 साल पहले टारगेट क्या था कि हमारा जो नंबर ऑफ आउटलेट है उसको हमको डबल करना है बाय FY24, और वो कंपनी ने ये जो फाइनेंशियल ईयर अभी एंड हुआ FY24 उस टारगेट को अचीव किया। सो डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने लगातार बढ़ाया। सिर्फ नॉर्थ के कुछ स्टेट्स में इनकी प्रेजेंट थी। देन कंपनी ने आई थिंक 1.5-2 साल पहले वेस्टर्न रीजन में एंटर किया, मुंबई सिटीज, पुणे सिटी में, और उसके साथ साथ में साउथ में भी इन्होंने एंटर किया। 9-10 नए सिटीज के अंदर इन्होंने एंटर किया पिछले 1-1.5 साल के अंदर। कंपनी लगातार कैपेक्स कर रही है बिस्किट्स के लिए, बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए, तो एक काफी अच्छा बिजनेस मोमेंटम चल रहा है इस कंपनी का। और इनका जो ग्रोथ गाइडेंस है, गाइडेंस क्या है कंपनी का, कि हम मिड टू हाई टीन का नंबर टारगेट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये कंपनी 1-1.5 साल पहले 40% पे ग्रो करती थी, बहुत हाई पेस ऑफ ग्रोथ था इस कंपनी का, लेकिन डेफिनेटली एक एफएमसीजी कंपनी है, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ये जो मिड टू हाई टीन का जो ग्रोथ है ये हम आने वाले कई सालों तक मेंटेन कर सकते हैं। बिकॉज सिंपल लॉजिक है, बहुत छोटा मार्केट कैप है इस कंपनी का, अराउंड 6-7 हजार करोड़ की कंपनी है, और एनुअल अगर आप इसका टर्नओवर देखोगे आज के टाइम पे तो हार्डली 1500-1600 करोड़ का इसका एनुअल सेल्स है। तो स्कोप तो बहुत बड़ा है इस कंपनी के पास में कैप्चर करने के लिए। अब इनका देखते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में नंबर्स कैसे रिपोर्ट करें इस कंपनी ने। तो ये इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जैसे डोमेस्टिक में ये बिस्किट्स में हर एक कैटेगरी के अंदर है, चॉकलेट बिस्किट्स हो, डाइजेस्टिव बिस्किट्स हो, कुकीज हो, हर एक सेगमेंट में है। बेकरी में भी जैसे हमने डिस्कस किया, बन वगैरह, ब्रेड्स वगैरह, ये काफी पॉपुलर है इस कंपनी का, इंग्लिश ओवन का ब्रांड। और क्यूएसआर में जैसे हमने बात करी कि इंडिया में जो बड़े बड़े क्यूएसआर प्लेयर्स हैं वो बेक्टर के कस्टमर्स हैं, तो ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है इस कंपनी के लिए। नंबर्स की अगर हम बात करें तो इनका जो, अगर आप रेवेन्यू का ग्रोथ देखोगे तो 17% का रहा है ऑलमोस्ट फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। देन अगर आप इबिटा का ग्रोथ देखोगे तो वो 10% के आसपास है। मार्जिन इनका हार्डली 1% कम हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर, और थोड़ा बहुत कॉस्ट बढ़े हैं कंपनी के, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस भी बढ़ा है कंपनी का, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट में हार्डली 2% के आसपास का ग्रोथ दिख रहा है। ऑलमोस्ट फ्लैट है, लास्ट ईयर भी 35 करोड़ का प्रॉफिट था, इस क्वार्टर में भी 35 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ये एक पहला ऐसा क्वार्टर है इस कंपनी के लिए जिसमें इसको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है। अगर हम पिछले काफी सारे क्वार्टर्स के नंबर्स को देखते हैं, पिछले 5-6 क्वार्टर्स के अगर आप नंबर देखोगे इस कंपनी के, तो हर एक क्वार्टर में बेक्टर को काफी अच्छा ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा था। मतलब इनका सेल्स ग्रोथ तो कम हो रहा था, 40 से 35 से 30 से 25, 20% पे आ गया सेल्स ग्रोथ, लेकिन कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज कंटिन्यू मिल रहा था। प्रॉफिट ग्रोथ इनका 25-30% के रेंज में कंसिस्टेंटली हो रहा था। पर ये एक पहला ऐसा क्वार्टर देखा है हमने पिछले कुछ क्वार्टर्स में जहां पे इनका प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट फ्लैट है, मतलब प्रॉफिट ग्रो ही नहीं हुआ है। 35 करोड़ का प्रॉफिट बिल्कुल 35 करोड़ पे पड़ा है, बिकॉज एक्सपेंसेस वगैरह मार्जिन में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है कंपनी का, लेकिन ग्रोथ अच्छी है, सेल्स की ग्रोथ अभी भी कंपनी ने कंसिस्टेंट रखी है। और इंडिविजुअल अगर आप सेगमेंट देखोगे तो बिस्किट का बिजनेस 23% पे ग्रो हुआ है, और बेकरी का बिजनेस 14% पे ग्रो हुआ है ऑन अ YOY बेसिस। सो नंबर ओवरऑल ठीक है, कुछ कुछ ऐसा, हाँ प्रॉफिट का नंबर आप बोल सकते हो कि ग्रो होना चाहिए था, वहां पे एक प्रॉब्लम है, बट एक वन ऑफ क्वार्टर आप इसको ले सकते हो, कुछ ऐसा बहुत मेजर कुछ प्रॉब्लम कंसर्न लगता नहीं है इस कंपनी को देखते हुए, जिस तरीके का इनका एग्जीक्यूशन है। बाकी इनका ये ग्रोथ का प्लान है। और एक्सपोर्ट में जैसे हमने बात करी तो सिर्फ क्रीमिका का ब्रांड आज के टाइम पे इस कंपनी के लिए 65 से ज्यादा कंट्रीज में प्रेजेंट है, और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कंपनी 70 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर प्रेजेंट है। अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ये इनके मेन मार्केट्स है जहां पे बेक्टर टारगेट कर रहा है। वॉलमार्ट भी एक्चुअली इनका क्लाइंट है, वॉलमार्ट के लिए भी इन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स को व्हाइट लेबलिंग करके अभी करना शुरू किया है। एंड एक्सपोर्ट में अगर आप एक चीज समझो, वॉलमार्ट जैसा क्लाइंट अगर इनका एक आध बड़ा ऑर्डर इस कंपनी को मिल जाता है तो उसके टर्नओवर, इसके रेवेन्यू में एक बहुत सॉलिड ग्रोथ आ सकती है आने वाले टाइम में। कंपनी लगातार उस पर एफर्ट भी डाल रही है अगर आप देखोगे तो। देन ब्रांडिंग मार्केटिंग पे बेक्टर पिछले कुछ टाइम से लगातार काफी ज्यादा स्पेंड कर रहा है। करीना कपूर को इन्होंने अपना एज अ ब्रांड एम्बेसडर लिया है, बहुत सारे मार्केटिंग कैंपेन रन किए हैं। तो बेसिकली इस सेगमेंट में, इस बिजनेस में हुआ क्या है, जो बेक्टर की मैनेजमेंट ने भी बोला है कि पिछले 3-4 क्वार्टर से अगर आप देखोगे तो बिस्किट वाले सेगमेंट में थोड़ा सा डिमांड में स्लो डाउन देखने को मिला है, प्लस उसके साथ में कंपटीशन इंटेंसिटी बढ़ी है इस बिजनेस के अंदर। तो एक्चुअली होता क्या है, एफएमसीजी स्पेस के अंदर स्पेसिफिकली आप इस चीज को देख सकते हो, जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे अभी से 1-1.5-2 साल पहले का अगर आप टाइम देखोगे तो इन्फ्लेशन काफी ज्यादा था उस टाइम पे। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है उस टाइम पे जो लोकल या अनऑर्गेनाइज प्लेयर है, जो वीक प्लेयर है, वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट कर पाना। मतलब गेन तो वो कर ही नहीं सकता, लेकिन मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट कर पाना भी उस लोकल प्लेयर के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज जो बड़ा प्लेयर है, जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है, जैसे ब्रिटानिया, पार्ले, बेक्टर, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके पास स्केल है, इनके पास प्रेजेंस है,
तो ये कॉस्ट को थोड़ा कम, मतलब जो इनका प्रोडक्ट का प्राइस है उसको थोड़ा कम भी कर सकती है इन्फ्लेशन जब हाई है, बिकॉज डेफिनेटली कंज्यूमर का डिमांड वैसे ही थोड़ा सा वीक रहता है उस टाइम पे। तो ये अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सस्ता भी बेच सकते हैं उस टाइम पे, और मार्जिन में थोड़ा बहुत हिट भी ले सकते हैं। लेकिन जो छोटा प्लेयर है, जो लोकल प्लेयर है, वो इस चीज को नहीं कर सकता, बिकॉज अगर उसने प्राइस कम किया तो उसका तो बिजनेस सीधे लॉस में जाने लग जाएगा, मार्जिन से एकदम से कम हो जाएंगे। और अगर दूसरा चीज, उसने अगर प्राइस कम नहीं किया तो कस्टमर लगातार उससे शिफ्ट होकर के जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके पास जाता रहेगा, तो वो मार्केट से लगातार लूज करता जाएगा। तो जब भी इन्फ्लेशन आप देखोगे हाई रहेगा, तो जो लोकल वीक प्लेयर्स हैं उनके लिए परफॉर्मेंस करना काफी खराब हो जाएगा, और बेक्टर जैसे जो पैन इंडिया प्लेयर है, जो बड़े प्लेयर है, ऑर्गेनाइज प्लेयर है, वो लगातार मार्केट शेयर गेन करते चले जाएंगे। लेकिन पिछले 1 डेढ़ साल में अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन लगातार कम हुआ है इंडिया के अंदर, अभी अराउंड 5 साढ़े 5% के रेंज में है। तो जब इन्फ्लेशन कम हो जाता है तब ये जो वीक प्लेयर्स हैं, जो लोकल प्लेयर्स हैं, ये सडनली बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। यही चीज वेक्टर की मैनेजमेंट ने पिछले कुछ क्वार्टर्स के कॉन कॉल में भी बोला है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम हुआ है वैसे वैसे कंपटीशन इंटेंसिटी बढ़ गई है। इवन जो बड़े प्लेयर है, ब्रिटानिया, पार्ले, वो तो डेफिनेटली वेक्टर जैसे प्लेयर को कंपटीशन देंगे ही, लेकिन जो लोकल प्लेयर्स हैं हर एक सिटी के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर, उनकी तरफ से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मिलना शुरू हो गया है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो लोग ज्यादा प्रमोशन देना शुरू कर देते हैं, डिस्काउंट देना स्टार्ट कर देते हैं कंज्यूमर्स को, सो दैट जो हमारा कस्टमर गया था पीक इन्फ्लेशन के टाइम पे, वो कस्टमर हमारा वापस आ जाए। तो उस तरीके की एक्टिविटी शुरू हो जाती है। इसीलिए बेक्टर को भी ब्रांडिंग और मार्केटिंग पे काफी ज्यादा खर्चा करना पड़ा है पिछले कुछ टाइम में। और अभी कंपनी ने अच्छी चीज क्या बोली है इस क्वार्टर में, कि जो डिमांड में हमको थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने को मिला था पिछले कुछ क्वार्टर में, इस क्वार्टर में हमको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। मतलब पूरी तरीके से चेंज नहीं हुआ है, लेकिन एक इंप्रूवमेंट देखने को मिला है कंपेयर टू लास्ट 2 क्वार्टर्स। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। मतलब एज अ इन्वेस्टर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आने वाला क्वार्टर यहां से अच्छा होना चाहिए इस कंपनी के लिए, बिकॉज अब ये जो अगस्त का महीना है, अब यहां से सेकंड हाफ स्टार्ट हो रहा है इस फाइनेंशियल ईयर का। तो यहां से फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहा है, आपका राखी, दशहरा, दिवाली, ये सारे सीजन, एक एक पूरा पावरफुल सीजन आने वाला है कंज्यूमर कंपनीज के लिए। तो अगर डिमांड इंप्रूवमेंट का एक एक साइन दिखता है तो ये एक अच्छा चीज है इस कंपनी के लिए, बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले 2 3 क्वार्टर में कंपनी का ग्रोथ और अच्छा हो सकता है, मार्जिन और बेटर हो सकते हैं इस कंपनी के लिए। सो ये ओवरऑल सिनारियो है। देन इसके अलावा अगर हम केपेक्स की बात करें तो कंपनी ने पिछले साल भी काफी ज्यादा केपेक्स किया है। बहुत सारे इनका राजपुरा में, पंजाब में, एमपी वगैरह में जो प्लांट्स है उस पर इन्होंने इन्वेस्ट किया, बिस्किट प्लांट पे, बेकरी प्लांट पे इन्वेस्ट किया। इस साल भी ऑलमोस्ट 350 करोड़ का केपेक्स प्लान किया हुआ है कंपनी ने, जिसमें से कुछ बिस्किट्स का है, कुछ बेकरी का है। और प्लस कंपनी क्या कह रही है कि ऐसा नहीं है कि ये केपेक्स हम सिर्फ FY25 तक ही करेंगे, देन FY26 FY27 में हमारा कोई केपेक्स नहीं रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कंपनी का कहना है कि हमें पता है कि मार्केट का साइज बहुत बड़ा है एंड हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, तो हम केपेक्स कंटिन्यू रखेंगे। मतलब FY26 में भी केपेक्स करेंगे एंड देन FY27 के अंदर भी केपेक्स करेंगे, बिकॉज सिंपल लॉजिक है। आज वेक्टर नॉर्थ में मेजरली, वो भी कुछ स्टेट्स के अंदर, एक बड़ा प्लेयर है। अगर ये सेम चीज, इसको डिस्ट्रीब्यूशन अगर ये बढ़ाते गए और ब्रांड जैसे इनका सक्सेस मिल रहा है, ब्रांड की अवेयरनेस भी बढ़ रही है उसके साथ में, क्योंकि कंपनी मार्केटिंग पे स्पेंड कर रही है, तो सेम चीज ये वेस्ट में भी रेप्लीकेट कर सकते हैं, साउथ में भी रेप्लीकेट कर सकते हैं, ईस्टर्न रीजन में भी रेप्लीकेट कर सकते हैं। आज सिर्फ नॉर्दर्न रीजन से मेजरली ये कंपनी 1000 से 1500 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करती है। तो अगर इस चीज को ये रेप्लीकेट करते गए, एग्जीक्यूट करते गए सही तरीके से, तो हमको समझ आता है कि कितना बड़ा ग्रोथ मार्केट है इस कंपनी के लिए। इसीलिए कंपनी का कहना है कि केपेक्स हमारा कंटिन्यू रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन पे भी गाइडेंस दिया है कंपनी ने। आज के टाइम पे वेक्टर का और अराउंड 7 लाख आउटलेट्स के ऊपर इनकी प्रेजेंस है। कंपनी का बोलना है अगले कुछ सालों में हमको 10 लाख यानी 1 मिलियन आउटलेट्स के ऊपर अपनी अपनी रीच को बढ़ाना है, अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना है। तो मतलब मैनेजमेंट में ग्रोथ का हंगर तो बहुत दिखता है, और अपसाइड पोटेंशियल भी काफी अच्छा है कंपनी का। एक कंसिस्टेंट प्लेयर है, लगातार कंपनी काफी अच्छा कर रही है पिछले काफी क्वार्टर से। जब सारा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा था तब भी ये कंपनी अच्छा कर रही थी। अब कुछ प्लेयर्स में अगर आप देखोगे एफएमसीजी के, तो वो बोल रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ हमारा इंप्रूव हो रहा है, और तब भी वेक्टर की परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली काफी अच्छी है। सो एक अच्छा प्लेयर है। हाँ, पी का री रेटिंग आप इस स्टॉक से यहाँ से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मतलब यहाँ से अगर 1.5 2 साल पहले का अगर हम टाइम देखें, जब इसका पी 25-30 के आसपास था, तब तो डेफिनेटली एक 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 बहुत इंटरेस्टिंग बैट बनता था ये, बिकॉज वो री रेटिंग वाला अपॉर्चुनिटी मिलता है यहाँ से। लेकिन करंट अगर सिनेरियो को देखें तो वेक्टर एक अच्छा परफॉर्मर है। जिस इस तरीके की बिजनेस परफॉर्मेंस अगर इनकी कंटिन्यू रहती है तो स्टिल एक डिसेंट रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बिजनेस से। एक स्टेबल बिजनेस है जो लगातार काफी अच्छा कर रहा है। बाकी अभी कौन कौन होंगे तो उसको भी डिस्कस करेंगे कंपनी का, कि मैनेजमेंट का और क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, क्या आउटलुक है आगे मार्केट को लेकर के।
एंड आपके जो भी डाउट्स हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।